नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने वेक्टर से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 26 और आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, जो क्या होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक, तो इस थ्योरम से को पढ़ने से पहले एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। यहाँ पर देखो, आप सब लोगों ने इंटीग्रेशन इससे पहले किया हुआ है और कुछ इस तरीके से हमने इंटीग्रेशन करते हैं। अगर मैं अज्यूम करूं कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूं किसको, अगर मैं एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूं और लिमिट रखूं मैं कहाँ से कहाँ, 1 से 2, क्या रखूं मैं 1 से 2 लिमिट रखूं एंड दिस इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx ऐसा करूं, तो हम सब जानते हैं क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 से 2 आ जाएगी। ठीक है, और हमारे सर लोगों ने हमें क्लास 12th में बताया था कि पहले हम क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट क्या करते हैं, पुट करते हैं। यानी पहले अपर लिमिट पुट करी तो इसके अपर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास, दिस इज 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस फिर कितना आ जाएगा, ये 1 की पावर 3 डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आपने कभी अपने सर से पूछा कि क्यों हमने ये लिमिट को यहाँ पर इसमें ऐसे पुट कर दिया, पहले ऐसे अपर लिमिट पुट करी फिर माइनस लगा दिया फिर ऐसे लोअर लिमिट पुट कर दी? क्या कभी आपने ऐसा पूछा कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, यानी लिमिट को हमने इस तरीके से पुट क्यों किया? ठीक है, और ये जो मेरे पास इस तरीके से लिमिट को पुट करना होता है ना, ये कहाँ से आता है, यही आता है कहाँ से, मतलब यही क्या है, हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। ठीक है, जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा क्यों आता है, हमसे सीधे हमने क्या कर लिया, रट लिया। ठीक है, कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। एक्चुअल में जो मैंने लिखा है इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक मतलब मिच्योर तरीके से पढ़ते हैं, मतलब एक बेहतरीन तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एक मतलब एक जनरल टाइप में पढ़ते हैं। ओके, तो ये तो क्या था, हमने अभी तक रटा था। आज हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब पहले अपर लिमिट रखी फिर लोअर लिमिट रखी फिर क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ठीक, इसी को सीखेंगे। तो मिटाऊं मैं इसे, तो देखो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि मेरे पास कोई एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, लेट अस कंसीडर वी हैव ए फंक्शन f। कोई एक फंक्शन क्या है हमारे पास, f फंक्शन है, और जो एक फंक्शन f है वो एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। लेट अस से किसका फंक्शन है, ये x का फंक्शन है। ठीक है, केवल और केवल किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। यानी x के चेंज होने से f की वैल्यू में क्या आएगी, चेंज आएगी। तो कुछ ऐसे आएगा, अज्यूम कर लो कि इस डायरेक्शन में क्या है, f है, और इस डायरेक्शन में क्या रख दिया हमने, x रख दिया। तो ये x एक्सिस है और यहाँ क्या है, एफ एक्स है या फिर एफ है। ठीक, तो ये जो x है वो क्या करेगा, सॉरी जो f है वो x के चेंज होने पर क्या होगा, चेंज होगा। अगर मैं ऐसे इसको चेंज करूँ, अज्यूम करो कि इस तरीके से क्या हो रहा है, f के साथ चेंज हो रहा है। कोई भी एक आर्बिट्री यहाँ से क्या बना दिया हमने, ग्राफ बना दिया और अज्यूम किया कि जो f है वो x के साथ इस तरीके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है आपको कि कोई भी एक हो सकता है, कोई भी यहाँ पर फंक्शन हो सकता है x का, जो x के साथ इस तरीके से क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट अज्यूम कर लूँ। मैंने एक पॉइंट क्या बोल दिया यहाँ पर, दिस इज पॉइंट a, इसे हमने क्या बोल दिया, पॉइंट a बोल दिया, और यहाँ ये पॉइंट क्या है, b है। ठीक है, यहाँ पर कहीं एक पॉइंट क्या बोल दिया मैंने, b बोल दिया ना। मैं जब पॉइंट a से पॉइंट a से कहाँ मूव किया, मैं पॉइंट b पर मूव किया, तो f की वैल्यू में क्या आया, चेंज आया। ठीक है, f की वैल्यू में क्या आया, चेंज आया। वो चेंज कितना होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्या पता चल जाए कि ये मेरे पास क्या है, दिस यहाँ पर क्या है, दिस इज एफ ए, ये क्या होगा, एफ ए होगा। यानी वैल्यू ऑफ एफ एट पॉइंट ए कितना है, एफ ए एट एक्स इक्वल टू ए पर कितना है, एफ ए है। अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूंगा तो थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से, और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, दिस विल बी एफ बी। ये क्या हो जाएगी मेरे पास, एफ बी हो जाएगी। अगर मैं क्या निकालूं, टोटल चेंज इन f व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b, यानी जब हम x को कितना मूव करता हूं मैं, x को मैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक मूव करता हूं, तो जो फंक्शन में कितना चेंज आ गया, एफ ए से कहां चला गया, फंक्शन एफ बी में चला गया, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बी द इन अबव ग्राफ, ऐसे लिखो, इन अबव graph we can see that function f is changing with x। ठीक है, x के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। we want to find total change
change in f when we move, when WHEN, when we move from x इक्वल टू a to x इक्वल टू b। ठीक है, तो जब x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में मूव करते हैं हम क्या निकालना चाहते हैं कि f में कितना टोटल चेंज आएगा ये निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखो देयर आर टू वे टू गेट दिस, देयर आर टू वे टू गेट दिस। ठीक है, यानी दिस चेंज, गेट दिस टोटल चेंज, जो टोटल चेंज होगा उसे निकालने के हमारे पास क्या है, दो रास्ते हैं। अब वो रास्ते कौन कौन से हैं? देखो पहला रास्ता आपको सिंपल दिख रहा है, क्या कर दो, एफ बी माइनस एफ ए कर दो, क्या निकल जाएगा, टोटल चेंज इन एफ इन बिटवीन दीज टू पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वे क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं किसकी बात करूं, फर्स्ट वे की बात करूं, फर्स्ट वे यानी जो पहला रास्ता है, तो जो पहले रास्ते से जो मेरा टोटल चेंज निकल के आएगा, टोटल चेंज निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा बताओ, दिस इज कि फाइनल वैल्यू ऑफ एफ, या फिर दिस विल बी द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एट एंड पॉइंट। तो ये पॉइंट कौन से हुए, एंड्स पॉइंट हुए। तो दिस विल बी इक्वल टू टोटल चेंज इक्वल टू कि डिफरेंस ऑफ, ऐसे लिखो, डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एफ एट एंड्स पॉइंट, ठीक है। तो एंड्स पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, देन दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एफ ए बी माइनस क्या आ जाएगा, एफ ए आ जाएगा। तो सिंपल सी बात थी, बच्चों वाली बात थी कि टोटल चेंज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो दिस इज टोटल चेंज। ना तो दूसरी मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर दूसरा वे है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंट डालो क्या, सेकंड वे। तो फर्स्ट वे तो समझ में आया ना आपको कि फर्स्ट वे से हम टोटल चेंज कैसे निकालेंगे। ठीक, अब देखो सेकंड वे लिखो, तो इसे मिटाऊं मैं। ठीक, तो देखो सेकंड वे, हैशटैग लिखो सेकंड वे, SECOUND, सेकंड वे। ठीक है, लिख रहे हो आप, खाली स्क्रीनशॉट तो ले लेते हो। कल मेरे को ये बच्चा मैसेज कर रहा था, सर आप प्लीज़ जब आप लिखते हैं उसके बाद बोर्ड के सामने से हट जाइए, मुझे स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक इजी वे है, अच्छी बात है। ठीक, तो मैं लेकिन एक क्या दूंगा, मैं सजेशन दूंगा, जब स्क्रीनशॉट ले लो ना, उसको एक बार कॉपी में लिख लो। ठीक है, कॉपी में क्या कर लो, उसको नोट कर लो, क्योंकि उससे क्या रहता है, आपकी जो याद करने की क्षमता होती है ना, वो बढ़ती है। ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी बात आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो, अच्छी बात है, वो टाइम बचता है उससे, लेकिन एक बार नोट्स बना लो उसके अच्छे से, ताकि वो एग्जाम टाइम में आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, क्लियर है बात। चलो आते हैं, वापस आते हैं। देखो सेकंड वे क्या है हमारा, देखो ये ग्राफ है हमारा, मैं सेम ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दिस थिंग, ये क्या है मेरा, एक्स एक्सेस है, और यहाँ को क्या चेंज हो रहा है, मेरा एफ एक्स एक्सेस चेंज हो रहा है। तो सेम अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो ऐसा कुछ है ये। ठीक है, ऐसा कुछ है, और दिस इज पॉइंट बी, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, पॉइंट बी है, और ये दो एंड पॉइंट है, मतलब दिस इज ए एंड दिस इज बी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ए है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, एफ बी है। तो दिस वैल्यू इज एफ बी। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो चेंज निकालने का ये था जो हमने पढ़ा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो एक काम करूं, अगर इस कर्व को, ये जो कर्व यहाँ पर आ रखा है, इस कर्व को क्या करूं, छोटे छोटे पार्ट में काट दूं। क्या कर रहा हूं, इस कर्व को मैं छोटे छोटे पार्ट में क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने इस पार्ट को क्या कर दिया, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो ईच पार्ट है उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, मतलब डिस्टेंस होगी, या फिर बोल सकते हैं लेंथ होगी ईच पार्ट की। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और अज्यूम करो कि जो यहाँ पर ईच पार्ट है, उस पार्ट की जो लेंथ है या फिर जो सेपरेशन है, ठीक है, इस पार्ट का वो कितना है, अज्यूम कर लो dx है। कितना है, बहुत छोटा सा सेपरेशन क्या है मेरा, dx है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वो सेपरेशन कितना है, dx है। ठीक है, दिस सेपरेशन इज dx, यानी जो लेंथ है, या फिर बोल सकते हैं दिस गैप, या फिर जो ये है, दिस थिंग इज dx, और सारे के सारे कितने हैं, dx है। छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया। अब अगर मुझे कहीं से ये पता चल जाए कि ये जो इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dx, या फिर इनफाइनाइटेसिमल चेंज है, ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन x करने में f में कितना चेंज होगा। ठीक है, इफ वी कैन फाइंड, अगर मेरे को कहीं से कुछ न कुछ करके ये पता चल जाए कि x में dx चेंज करने पर f में कितना चेंज आया। क्या करना चाह रहा हूँ, सुन लो, समझ में आ रही बात। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे कहीं से कुछ
ऐसा मतलब कहीं मेरे को कुछ याददाश्त मेरी आ जाए वापस और मेरे को कुछ पिछला पड़ा हुआ याद आ जाए, तो मैं ये बता सकता हूं कि x को dx चेंज करने पर, x को dx चेंज करने पर f में कितना चेंज आएगा, कब, जब जो f है वो किसका फंक्शन है, केवल और केवल x का फंक्शन है। तो कैसे निकालोगे? अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, तब जब हमने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी, तब वहां पर हमने ये बात डिस्कस की थी। तो यहां पर लिखो, हैशटैग करके लिखो, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, फ्रॉम definition of ordinary derivative infinitesimal change in f when we change x by x to x plus dx। ठीक है, यानी x को कितना चेंज कर रहे हैं हम, dx चेंज कर रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x to x plus dx चेंज किया, यानी कितना चेंज किया, dx चेंज किया। तो उसकी डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा है कि दिस इनफाइनेटेसिमल चेंज इन f इज इक्वल टू, क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि दिस इज डेल f डिवाइडेड बाई डेल x इंटू कितना आता है, dx आता है, ऐसा कुछ होता है, पढ़ा है ना हमने। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, किसकी डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, ये पढ़ा है हमने। तो दिस इज इनफाइनेटेसिमल चेंज इन f व्हेन वी चेंज x by dx। तो दिस इज इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x, इनफाइनेटेसिमल मतलब इनफाइनेट बहुत छोटा चेंज, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन f, चेंज इन f। और ये चीज़ क्या है मेरे पास, चेंज इन x, और ये भी कैसा होगा, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x। इसे क्या बोल दो, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x। ठीक है, ये चीज़ क्या है, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x है, और ये क्या है, इनफाइनेटेसिमल चेंज इन f है। तो किसी x को कितना चेंज करने पर, dx चेंज करने पर f में कितना चेंज आता है, df चेंज आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा, यानी दिस चेंज, ये जो चेंज है, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, तो दिस विल बी df, ये क्या होगा मेरा, df के बराबर होगा। ये समझ रहे हो आप बात मेरी, क्या करना चाह रहा हूं मैं, यानी जब x को dx चेंज किया तो f कितना चेंज होगा, df चेंज होगा, जो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात ना? अब देखो, अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, इस पूरे कर्व को क्या कर दिया मैंने, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट की जो सेपरेशन है वो कितना है, dx है। यानी dx यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यहाँ पर चेंज हुआ dx, फिर यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यहाँ पर चेंज हुआ, फिर यहाँ पर dx चेंज हुआ, फिर यहाँ पर dx चेंज हुआ, फिर dx चेंज हुआ। यानी यहाँ पर dx चेंज होगा तो f में कितना चेंज आएगा, df का चेंज आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगेन dx का चेंज होगा, फिर अगेन f में कितना चेंज आएगा, df का चेंज आएगा। फिर अगेन x में कितना चेंज होगा, dx का चेंज होगा, और f में कितना चेंज आएगा, df का चेंज आएगा। यानी यहाँ करते करते हम स्टेप बाय स्टेप कहाँ पहुँचेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट b पर पहुँचेंगे। और अगर मुझे क्या करना है, टोटल चेंज निकालना है, अगर मुझे टोटल चेंज निकालना है तो क्या कर दूंगा, तो जितने भी चेंज आ रखे हैं उन सबको ऐड कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, टोटल चेंज निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। नाउ टोटल चेंज विल बी, टोटल चेंज when we move x equal to a to x equal to by x equal to b step by step। तो total change in f, when we move x equal to a to x equal to b step by step। कैसे मूव कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। कैसे मूव कर रहे हैं हम, स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। पहले इतना मूव किया, फिर ये, हर बार dx चला, और हर बार dx चलने में जो फंक्शन में चेंज कितना आया, df आया। अगर टोटल चेंज निकालने हैं, सारे df को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा, टोटल चेंज निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आया ना, यहाँ भी तो ऐसे ही आएगा, यूँ करके। ठीक है, इन सारे df को मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चेंज निकल के आ जाएगा। यानी कितना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये निकल के आ जाएगा, और यही क्या है, मेरा टोटल चेंज है। क्लियर हो रही है इतनी बात आपको? तो स्टेप बाय स्टेप तो कितना हो जाएगा, तो
अगर मुझे ऐड करना है तो ऐड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मेरे को इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, कहाँ पर लिखूँ, नाउ टोटल चेंज इन एफ व्हेन वी मूव दिस इक्वल टू कहाँ लिखूँ, तो कुछ मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा दूँ मैं, इसे मिटा दूँ। देखो समझ में आ रही बात आपको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। तो इजी है, कोई कठिन नहीं है, लेकिन समझना क्या है जरूरी है, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा हमको। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जो जितने भी एफ हैं सबको ऐड कर दो और इनटू क्या आ जाएगा dx, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ, a टू क्या आ जाएगा b आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास a टू b एंड दिस विल बी डेल f ओवर डेल x और इनटू कितना आ गया, ये dx आ गया, ठीक है। देखो यहाँ से टोटल चेंज कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, और यहाँ से टोटल चेंज कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, जो पहले निकल के आया था। अब देखो टोटल चेंज तो क्या होगा, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से जो टोटल चेंज निकल के आ रखा है और इस मेथड से यहाँ पे सेकंड में से जो टोटल चेंज निकल के आ रखा है, दीज बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि वो सेम के लिए है, यानी इतनी है दोनों की वैल्यू। तो ये जो होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो नाउ तो इसे कुछ इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 1 बोल दो और इसे इक्वेशन 2 बोल दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो तो इसे क्या लिखता हूँ मैं, लिमिट a टू b, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इंटू dx एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, ये एफ बी माइनस ये आ जाएगा मेरे पास कितना, एफ ए आ जाएगा, क्या आ गया मेरे पास, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ है यही क्या है, मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। तो दिस इज जो मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इक्वेशन नंबर 3 इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोलते हैं। तो मिटाओ में से, तो इसके नीचे लिखो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो यहाँ पर लिखो दिस इज नथिंग बट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये क्या है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसको देखने में, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वर्जन में लिखूं तो अज्यूम करो कि लेट अस कंसीडर, लेट कि जो मेरे पास है डेल एफ यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई फंक्शन आएगा किसका, एफ का फंक्शन, सॉरी एक्स का फंक्शन आएगा, लेट अस से दिस थिंग एफ एक्स। तो इसको यहाँ पुट कर दो, तो ये आ गया मेरे पास कितना, ए टू बी एंड दिस इज एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस क्या आ गया, एफ ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया ऐसा, और ये जो लिखा है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। जो यहाँ पर मेरे पास एफ एक्स है वो एक्चुअल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, ठीक है। ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। क्लियर हुई बात। तो ये चीज़ आपको देखी देखी लग रही है, ये कैपिटल एफ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखी देखी लग रही है, ठीक है। जो हम करते हैं क्लास 11th में हम पढ़ लेते हैं कि पहले अपर लिमिट पुट करेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, वो यहाँ से आया। जो वहाँ पर करते हैं एक्चुअल में वही क्या है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ठीक है। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, यही हो गया कि या तो हम क्या करें, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन में अगर हमें क्या निकालना है, टोटल चेंज निकालना है। ध्यान सुनना बात को, अगर मैं इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जो हमने अभी तक ये लिखा है यही क्या है, इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर मैं किसकी बात करता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करता हूँ, तो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है जो केवल सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, लेट अस से किस पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पर वो एक्स पर डिपेंड कर रहा था, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो नेट चेंज होगा, यहाँ पर जो टोटल चेंज होगा, उसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो क्या करो, उसके जो फाइनल पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर जो मेरे पास वैल्यू है उसे निकालो, और जो इनिशियल पॉइंट पर जो वैल्यू है उसे निकालो, दोनों को माइनस कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल चेंज निकल के आ जाएगा, ठीक है। बचपन वाली बात होगी। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप
जो मेरे पास कर्व है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ईच पार्ट के लिए चेंज निकालो और ईच पार्ट के जो चेंज है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। और ऐड करने का तरीका क्या होगा, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, एडिशन, यानी क्या कर दिया, उन सबको ऐड कर दिया। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये हो गया और एक तरीका क्या हो गया, एफ बी माइनस एफ ए हो गया। दोनों से आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है सेम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। और यही क्या है, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है और ये क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। क्लियर है इतनी बात आपको। नाउ अब देखो यहाँ इसको एक क्वेश्चन से वेरीफाई भी कर दें, इसको एक क्वेश्चन से वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, एक मैं स्टेटमेंट पास करूंगा यहाँ पर लास्ट में, जो क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन इसको मैंने पढ़ाया क्यों, क्योंकि इससे जो मतलब आगे आने वाली जो थ्योरम है हमारे पास, जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, स्टोक थ्योरम होती है और ग्रेडियंट थ्योरम होती है, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट होती है, उनको समझने में क्या होगा, ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर मुझे ये समझ में आई तभी वो चीज़ें मेरे को एक बेहतर तरीके से क्या आ पाएंगी, समझ में आ पाएंगी। ओके, तो इसे मिटाऊँ मैं, तो इसे मिटा दूँ। ठीक, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, और उस क्वेश्चन मतलब ऐसे कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा समझने के लिए करते हैं। ओके, तो अज्यूम करो कि मेरे पास कोई एक फंक्शन क्या है, एफ है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी ये इस तरीके से वेरी कर रहा है। ये क्या है, एक पैराबोला टाइप का है, और दिस इज एक्स एंड दिस इज एफ। माना ये इस तरीके से क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी दिस इज 0,1 एंड दिस इज 1,1। ठीक है, इस तरीके से ये फंक्शन है। ओके, ऐसे नहीं होगा, कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। ओके, यूँ करके। ठीक है, दिस इज 0,0। ओके, ये कोई फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है कोई, जिसको हमने कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर करके क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। नाउ अब यहाँ पर देखो, अगर मैं क्या निकालना चाहूँ या क्या करना चाहूँ, इस थ्योरम को वेरीफाई करना चाहूँ, सबसे पहले क्या निकाल दूंगा, एफ बी माइनस एफ ए निकाल दो। क्या निकाल दो, एफ बी। तो यहाँ पर जो ए है वो कितना है, 0 है, तो और जो बी है वो कितना है, 1 है। एक्स के लिए बात हो रही है। ठीक है, लिमिट किसके लिए देखनी है हमको, एक्स के लिए देखनी है। ठीक है, ओके, लिमिट किसके लिए देखनी है, एक्स के लिए देखनी है। तो दूसरा वाला है वाई के लिए है। अब देखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं एफ बी माइनस एफ ए निकालूँ, एफ बी माइनस एफ ए, तो दिस विल बी इक्वल टू एफ बी, यानी कितना आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव। अगर यहाँ से क्या निकाल दूँ मैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x। अब क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से, 0 से 1, तो दिस इज 2x dx एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड लिमिट 0 to 1 आ गया, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया, हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो क्या होगी, यहाँ पर वेरीफाई भी होगी कि यहाँ से करोगे या यहाँ से करोगे, आंसर क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। ठीक ना, अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, तो इसे मिटाऊँ मैं, तो स्टेटमेंट क्या पास कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। ये चीज़ क्या है यहाँ पर, ये टर्म क्या है, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एफ। ये क्या है मेरे पास, डेरिवेटिव ऑफ एफ है, फिर उसका क्या कर रखा है हमने, इंटीग्रेट कर रखा है। तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ध्यान सुनना, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन बाई इट्स वैल्यू, या फिर उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, एट एंड्स पॉइंट। ठीक है, किसके द्वारा दिया जा सकता है वो, कि उसकी एंड पॉइंट पर वैल्यू क्या है, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात आपको। तो यहाँ से एक हैशटैग करके लिखो, हैशटैग लिखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन नोटिस दैट integration of derivative of any function f x या फिर f, any function f is given by its values at ends point, ठीक है, कहाँ पर, एंड पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके हेल्प से क्या करेंगे, हम उस इंटीग्रेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात आप इतनी, ओके।
ना अब देखो यहाँ पर एक चीज आया कि इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये तो क्या था, ये सिंपल केस था, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर में जो डेरिवेटिव होते हैं उनको हम 3 तरीके से लेते हैं। कौन कौन से बताओ फटाफट। वेक्टर में 3 टाइप के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर में हमारे पास 3 टाइप के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब 3 टाइप से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं किसी एक फंक्शन को या फिर किसी एक गिवन फंक्शन को। और वो क्या क्या होते हैं जो बताएगा वो जीनियस। ठीक है, अगर उन्होंने बता दिया तो मैं समझूंगा कि मैंने अभी तक जो पढ़ा रखा है वो आपको समझ में आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन वेक्टर कैलकुलस तब तक आप सोचो जब तक मैं लिखता हूँ इन वेक्टर कैलकुलस वी हैव 3 टाइप ऑफ डेरिवेटिव। क्या क्या होते हैं बताओ डेरिवेटिव, कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये नाम नहीं है, ये बताना नाम, आप उसके आगे लिखना है नाम। क्या होगा बताओ? पहले वाला क्या होगा, क्या होता है? ग्रेडियंट। क्या होता है? ग्रेडियंट। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? ग्रेडियंट। दूसरा टाइप का डेरिवेटिव क्या होता है? डाइवर्जेंस। क्या होता है? डाइवर्जेंस। ठीक है, तीसरा क्या होता है? कर्ल। क्या होता है? कर्ल होता है। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ, इसको कैसे लिखते हैं हम? ग्रेडियंट ऑफ टी, एनी स्केलर फंक्शन। दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन v एंड दिस इज कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन f। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास कितने टाइप के डेरिवेटिव होते हैं? 3 टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, ये तो क्या था, एक सिंपल कैलकुलस थी जो हमने 11th में पढ़ी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर पढ़ रहे, तो वेक्टर में कौन सी कैलकुलस आएगी? वेक्टर कैलकुलस। और वेक्टर कैलकुलस में हमारे पास 3 टाइप के क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। वो क्या है मेरे पास? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है ना, अब जो ये मेरे पास ये जो फंडामेंटल थ्योरम है, इन तीनों के लिए क्या हो जाती है? अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो जाती है। तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरम क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट होती है। दूसरा क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस होता है। और तीसरा क्या होता है मेरे पास? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल होता है। ठीक है, तो यही क्या है हमारे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हेंस फॉर वेक्टर कैलकुलस, लिखो हेंस फॉर वेक्टर कैलकुलस वी हैव 3 टाइप ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। वी हैव 3 फंडामेंटल थ्योरम। तो हेंस यहाँ पे लिख के चलो, हेंस फॉर वेक्टर कैलकुलस वी हैव 3 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। 3 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। देखो पहला क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, क्या होती है एक बार यहाँ पर लिख लो। तो कुछ ऐसा होता है कि इंटीग्रेशन a to b या फिर लाइन इंटीग्रेशन, ठीक है, a to b, और दिस इज ग्रेडियंट ऑफ t डॉट dl एंड दिस इज इक्वल टू tb माइनस TA होता है। तो ये लगभग पिछले वाले केस जैसा हो गया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया? ग्रेडियंट आ गया। ये क्यों आया, कैसे आया, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या होती है वो थ्योरम वो देख लेते हैं। ठीक है, ये होती है। तो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। और जो अगला होता है वो क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस। देखो अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस, ओ यार क्या स्पेलिंग लिख देता हूँ, डाइवर्जेंस। ठीक, इसके और नाम भी होते हैं। एक नाम क्या होता है इसका? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ग्रीन्स थ्योरम। क्या है इसका नाम? ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, एक और नाम है इसका, क्या? गॉस थ्योरम। क्या नाम है? गॉस थ्योरम। ठीक है, एक और नाम हो रहा है इसका, क्या नाम है? डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या है? डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है ना, अब ये थ्योरम होती क्या है वो देखो। पहले डाइवर्जेंस की बात हो रही है तो ऐसे कुछ आएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आएगा या फिर सरफेस इंटीग्रेशन,
वॉल्यूम मिले, हाँ कुछ ऐसे आएगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन v और इनटू डी टाउ एंड दिस विल बी इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल s एंड दिस इज v डॉट ds। ठीक है, ये चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए। ओके, इनका फिजिकल मीनिंग क्या होता है, ये क्यों आई, ये हम डिस्कस करेंगे कब, आने वाले लेक्चर में। लेकिन फिलहाल हम समझ लेते हैं कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम या फिर गॉस थ्योरम या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस वो क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होती है कहाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और तो थर्ड है वो क्या है हमारे पास, बता सकते हो थर्ड क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल। थर्ड क्या आ जाएगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स। ठीक है, और CURLS, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कर्ल्स। और इसको एक और नाम बोलते हैं, इसका क्या नाम है बता सकते हो आप, स्टोक थ्योरम। क्या होता है, STOKE, स्टोक्स थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना स्टोक की, मुझे लग रहा है मैंने गलत लिख दी, लेकिन आप चेक करना कि स्टोक्स थ्योरम। अब स्टोक थ्योरम होती क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कर्ल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से सरफेस में दिस इज डेल क्रॉस V डॉट ds एंड दिस इज इक्वल टू, ये होता है मेरे पास क्या, लाइन इंटीग्रेशन अलोंग कर्व C, वो भी किसी क्लोज कर्व के अलोंग, एंड दिस इज V डॉट dl। ठीक है, इस तरीके से आता है। तो दिस इज अवर स्टोक थ्योरम, या फिर बोल सकते हैं कर्ल थ्योरम भी बोलते हैं इसको। एक और नाम है क्या इसका, कर्ल थ्योरम। क्या है, कर्ल थ्योरम। ठीक, क्योंकि कर्ल यहाँ पर यूज हो रहा है तो क्या आ गया, कर्ल थ्योरम आ गया। ठीक है, तो जो हमारी वेक्टर कैलकुलस होती है उसमें कितनी फंडामेंटल थ्योरम होती है, 3 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस होती हैं। कौन कौन सी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस थ्योरम, और क्या आ गया हमारे कर्ल थ्योरम या फिर स्टोक्स थ्योरम। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले 3-4 लेक्चर लेंगे इनमें, क्योंकि क्या करने होंगे, उनको क्वेश्चन भी करने होंगे। ठीक है, इनका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, अगर आपने इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ लिया तो जो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। जब आप क्या पढ़ोगे, क्या कहते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ रहे होगे। ठीक है, वहाँ पर उन पर्टिकुलर केसेस पर मतलब बहुत सारे ऐसे फिजिकल सिग्निफिकेंस हैं कि अगर आपको ये स्टोक थ्योरम हो गया, कर्ल थ्योरम हो गया, ये आपको समझ में आ गई तो वहाँ पर डील करना आपके साथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के साथ बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि हम आपको एक वेक्टर फंक्शन दे देगा और आपसे कहेगा कि इस वेक्टर फंक्शन के लिए स्टोक थ्योरम को वेरीफाई करिए, या फिर बोल देगा कि ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम है इसको वेरीफाई करिए। उसी प्रकार से आपको क्या दे देगा, एक स्केलर फंक्शन दे देगा। ठीक है, स्केलर वेक्टर फील्ड दे देगा और आपको बोलेगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट को क्या करें, इसको वेरीफाई करें। ठीक है, और आपको देगा नहीं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट आपको याद रखनी पड़ेगी, सिर्फ ये बोल देगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट को वेरीफाई करें, पहले लिखें फिर क्या करें, वेरीफाई करें। और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझाएं। ऐसा भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज ए ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर मतलब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, क्लियर है बात इतनी आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको खत्म करते हैं, मतलब आज के लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में किसकी बात करेंगे, हम इस पर बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप उसको जरूर से टाइम निकाल के एक बार क्या करिए, देखिए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।